नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स की। मार्क्स का जीवन और उनका राजनीतिक दर्शन इसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहले मार्क्स के जीवन के बारे में बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में, उनके नाम के बारे में हम परिचित ही हैं। एक ऐसे विचारक जिन्होंने दुनिया के मजदूरों के जीवन में क्रांति और उनके जीवन की बेहतरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा दुनिया को प्रदान की और उनकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर दुनिया के बहुत से देशों में क्रांतियां हुई। सबसे पहले रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई और आधा यूरोप और अमेरिका और एशिया के बहुत सारे देशों में मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर सरकारें बनी। तो कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक हैं। एक दुनिया के एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिनके दर्शन को न केवल सैद्धांतिक रूप से पढ़ा गया, वरन उसका जो एप्लीकेशन है उसको अपनाने के लिए वास्तविक प्रयास किए गए। ऐसा यह चीज बहुत ही कम राजनीतिक दार्शनिकों के खाते में गई है। कार्ल मार्क्स इस मामले में बहुत ही, हम ये कहें कि उनका नाम एक बहुत लकी नाम है कि उनके नाम से दुनिया में सरकारें बनी। उनका दर्शन केवल किताबों में नहीं वरन लोगों के दिलों में जिंदा है और जब तक शोषण रहेगा समाज में तब तक कार्ल मार्क्स का नाम अमर रहेगा, क्योंकि मार्क्स एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने दुनिया में शोषण को कैसे मिटाया जाए उसके लिए व्यावहारिक उपाय सुझाए। तो उनका जो राजनीतिक दर्शन है उसका अध्ययन तो हम करेंगे ही, किंतु जैसा कि मैं आपको बार बार ये कहती आई हूँ कि राजनीतिक दर्शन का जो आधार है वो किसी भी राजनीतिक विचारक के जीवन की परिस्थितियां होती हैं। और मार्क्स का जीवन एक बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा। जिस विचारधारा को वो आगे बढ़ाना चाहते थे उस विचारधारा का विरोध करने वाली उस समय की सरकारें थीं और जिस भी देश में वो अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते उस देश की सरकार का कोप भाजन भी उनको बनना पड़ा और एक के बाद एक देशों से वो निष्कासित किए जाते रहे। तो इन सब बातों का अध्ययन पहले हम करेंगे ताकि मार्क्स की विचारधारा की पृष्ठभूमि को हम अच्छी तरह से समझ सकें। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ और 1883 में उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से 64 वर्ष का उनका जीवन काल रहा। उनका जन्म जर्मनी में हुआ जिसे उस समय प्रशा कहा जाता था। प्रशा में जो सरकार थी वो राजतंत्रात्मक सरकार थी। प्रशा का राजा जो था वो एक निरंकुश राजा था और हम जानते ही हैं कि राजतंत्र जो होते हैं वो एक तरह से रूढ़िवादी अपने ही सिंहासन को बचाने के लिए राजा प्रयासरत रहते हैं और वे नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई नई आवाज भविष्य में भी उनके सरकार के लिए और उनके लिए जो है वो एक खतरा पैदा करने वाली हो। तो ऐसे जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। यहूदी परिवार में मार्क्स का जन्म हुआ और यहूदी धर्म के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि ईसाई धर्म से पूर्व का यहूदी धर्म है और ईसाई धर्म का एक दुश्मन धर्म हम कह सकते हैं, क्योंकि जो यहूदी धर्म था उसी से ईसाइयत को संघर्ष करना पड़ा अपने पैर जमाने के लिए। और जब ईसाई धर्म ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो जहां जहां ईसाई धर्म की सरकारें बनी या राजाओं ने ईसाई धर्म अपनाया, वहीं वहीं यहूदियों के लिए, उनके जीवन के लिए जो है वो एक प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई। तो यहूदियों को अपने जीवन में सहूलियत उनको मिले, उनको संरक्षण मिले सरकारों का, इसलिए एक सामान्य सा चलन यूरोपीय देशों में रहा
कि यहूदियों ने तेजी से अपना धर्मांतरण किया। यहाँ कार्ल मार्क्स भी मूलतः जन्म से यहूदी थे कि उनके जन्म के 5 वर्ष पश्चात ही उनके पिता ने जो है वो धर्मांतरण किया और यहूदी से वो प्रोटेस्टेंट ईसाई बन गए। और इसीलिए कार्ल मार्क्स के मन में यहूदी धर्म के लिए एक प्रकार का विद्रोह है। तो यह उनके बचपन में उनकी जो प्रोटेस्टेंट ईसाइयत में उनकी जो शिक्षाएं हुई और उसी का परिणाम कहा जा सकता है। उनकी जो शिक्षा है वो बाल्यकाल में उसी स्थान पर हुई, ट्रिएर नगर में हुई, जो कि जर्मनी के राइन प्रांत का ट्रिएर नगर है और ट्रिएर में ही उनका जन्म भी हुआ था। वहीं उनकी गृह नगर ट्रिएर में उनकी शिक्षा हुई और स्कूली शिक्षा के अंत समय में मार्क्स की जो एक कुशाग्र बुद्धि का परिचय मिलता है तब, जबकि 12वीं क्लास में उन्हें एक निबंध लिखने के लिए दिया गया था कि कोई एक निबंध लिखना है। तो मार्क्स ने जिस विषय का चयन किया वो था व्यवसाय के चयन पर एक नवयुवक के विचार। तो मार्क्स इस निबंध में ये लिखते हैं कि एक युवक को ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहिए जिससे न केवल उसका अर्थोपार्जन भी होता रहे, धनोपार्जन के साथ ही मानवता की सेवा भी वो कर सके, पीड़ित मानवता के लिए वो अपनी श्रम और ऊर्जा लगा सके। इस तरह से केवल धन कमाना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह तरुण मार्क्स के विचार थे, जिसे आज हम यंग मार्क्स के नाम से जानते हैं। तो मार्क्स का यह जो चिंतन था, यही चिंतन एक बीज रूप में है और आगे जाकर के उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसी पीड़ित मानवता की पीड़ा को कैसे समाप्त किया जाए, इसी के अध्ययन में उन्होंने लगा दिया था। उनकी जो उच्च शिक्षा है वो 3 विश्वविद्यालयों में हुई। सबसे पहले उन्हें बोन विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया, जहां उनके पिता चाहते थे कि वे वकील बने, तो उन्हें कानून के अध्ययन के लिए वहां पर जो है वो भर्ती किया गया, किंतु वहां अनुकूल वातावरण नहीं मिला पढ़ाई के लिए। तो वहां से निकाल करके उनको बर्लिन विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश करवाया गया। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने इतिहास और दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया। हीगल के दर्शन को हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। हीगल जो था वो उसका दर्शन उस समय जर्मनी में बहुत ही रुचि के साथ सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा था और खासकर बर्लिन विश्वविद्यालय, जहाँ के प्रोफेसर खुद हीगल रहे थे। तो हीगल का जो दर्शन है, उनका आदर्शवाद, उनके द्वंद्वात्मक पद्धति, ये मार्क्स ने पढ़ा और हीगल के संपूर्ण दर्शन से मार्क्स बहुत प्रभावित हुए। इतिहास का दर्शन करते हुए उन्होंने फ्रांस का इतिहास, जर्मनी का इतिहास, यूरोप का इतिहास, इनके बारे में भी अध्ययन किया था। इसलिए उनके अध्ययन का जो फलक है वो बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए विकसित हुआ। अपनी पीएचडी की उपाधि के लिए उन्होंने जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और जेना विश्वविद्यालय से प्राचीन यूनान पर उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि हासिल करी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी एक पूर्ण जो है वो कंप्लीट हायर एजुकेशन करी अपनी डॉक्टरेट की, पीएचडी की उपाधि के साथ में। मूलतः वो प्राध्यापक बनना चाहते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते थे, किंतु तरुण मार्क्स के विचार हम देख चुके हैं, जैसा कि वो चाहते थे कि वो पीड़ित मानवता की सेवार्थ कुछ करना चाहते थे और इसलिए उनके विचार बड़े क्रांतिकारी विचार थे। ऐसे क्रांतिकारी विचारों को जर्मनी में कोई स्थान या उन्हें कहीं पर कोई ऐसी विश्वविद्यालयों में नौकरी मिल जाए प्रोफेसर के रूप में, तो उस समय ये बहुत मुश्किल था। प्राध्यापक वो नहीं बन पाए क्योंकि रूढ़िवादी निरंकुश राजतंत्रात्मक सरकार थी और मार्क्स का जो चिंतन है, जो दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन है। वर्तमान जो परिदृश्य है
उसको पूरी तरह से पलट देना है, यह उनका उद्देश्य था। वर्तमान समाज की जो राजनीति की, अर्थव्यवस्था की जो शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो, ऐसे विचारों को स्वीकार करना तत्कालीन समाज के लिए संभव नहीं था। इसलिए वे एक उपेक्षित विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति समझे गए। इसलिए उन्होंने व्यवसाय में पत्रकारिता का चयन किया, ताकि वो पढ़ते भी रहें और अपने विचारों का प्रचार प्रसार भी करते रहें। 1842 में उन्होंने सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया, जिस पत्र में वो था राइनिश टाइम्स। प्रशा से ये निकलता था ये अखबार, साल भर बाद ये उसके संपादक भी बन गए। किंतु राइनिश टाइम्स में उनके जो प्रगतिशील जो लेख थे और उनका जो कंटेंट था, उनकी जो विषय वस्तु थी, वो राजा को, प्रशा की सरकार को रास नहीं आई, पसंद नहीं आई, और उन्होंने राइनिश टाइम्स के जो ओनर थे, जो मालिक थे, उन्हें कहा कि इस तरह का जो विषय वस्तु है इसको नहीं छापा जाए। इस तरह से मार्क्स ने किंतु मना कर दिया कि मैं अपने विषय से नहीं हट सकता। तो राइनिश टाइम्स से 1 साल लगभग मार्क्स ने काम किया और वहां से उनको निकाल दिया गया। और न केवल राइनिश टाइम्स से उनको निकाला गया, उन्हें निष्कासित कर दिया गया जर्मनी से ही। और 1843 में ये पहुंच गए फ्रांस। अपने निष्कासन का पहला दौर उन्होंने देखा और ये फ्रांस, पेरिस पहुंच गए। पेरिस में जाकर के उन्होंने जिस पत्र को का चयन किया पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो था जर्मन फ्रैंको ईयरबुक। जर्मन फ्रैंको ईयरबुक जर्मनी और फ्रांस के प्रगतिशील लोगों के द्वारा बनाया गया एक पत्र था, एक जो है वो जर्नल था, और उसमें लिखने के लिए मार्क्स को आमंत्रित किया गया। किंतु जर्मन फ्रैंको ईयरबुक का भी ऐसा भाग्य रहा कि इसका पहला ही अंक जो है वो इसका आखिरी अंक साबित हुआ, और पेरिस की सरकार पर प्रशा की सरकार ने ये दबाव डाला कि ये नहीं निकलना चाहिए। इसी जर्मन फ्रैंको ईयरबुक में लेख लिखने वाले एक विचारक फ्रेडरिक एंगल्स से मार्क्स की मुलाकात हुई, और हम कह सकते हैं कि निष्कासन की इस अवस्था में मार्क्स की ये जो एंगल्स के साथ मित्रता है, ये उनकी एक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मार्क्स और एंगल्स की मित्रता को दुनिया की महानतम मित्रता में शुमार किया जाता है। एक ऐसी मित्रता, एक ऐसे बंधन में दोनों बंध गए, विचारों का एक ऐसा संगम हुआ दोनों के बीच में कि आजीवन मार्क्स और एंगल्स एक दूसरे के विचारों को न केवल पोषण देते रहे, वरन एंगल्स मार्क्स का हर तरह से सहारा भी बने, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से और क्रियात्मक रूप से भी। तो 1843 में जर्मन फ्रैंको ईयरबुक छपनी प्रारंभ भी हुई, और पहला ही अंक जो है वो अंतिम अंक साबित हुआ, और इस तरह से फिर से यह समस्या उत्पन्न हुई कि अब अर्थोपार्जन के लिए क्या किया जाए, क्योंकि 1843 में ही परिवार सहित 1843 में ही उनकी शादी हुई थी जेनी के साथ में, और ये परिवार सहित पेरिस आ गए थे, और इसलिए जरूरी था कि अर्थोपार्जन के लिए तो उन्होंने एक और जो है वो पत्र में काम करना प्रारंभ किया, फॉरवर्ड। यह जो फॉरवर्ड जो पत्र है, ये भी नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाला और प्रगतिशील पत्र रहा होगा, और यह भी अधिक चल नहीं पाया, और फ्रांस से भी उनको निष्कासित कर दिया गया। फ्रांस की सरकार ने प्रशा के दबाव में आकर के मार्क्स को देश निकाला दिया। इस तरह से निष्कासन की अवस्था में ये 2 वर्ष ही फ्रांस में रहे, और वहां से वो ब्रुसेल्स पहुंचे। ब्रुसेल्स 1845 में ये ब्रुसेल्स पहुंचते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ ही ये पहुंचते हैं, इनका परिवार भी साथ में रहता है, और वहां पर ये अपनी कम्युनिस्ट गतिविधियों में मजदूरों के लिए
काम करने वाली गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। फ्रांस में रहते हुए बहुत सारे विचारकों से उनकी मुलाकात हुई। अराजकतावादी बाकुनिन, प्रूधो, इटली के मैजनी, इन सब से इनकी मुलाकात से इनके विचारों का दायरा भी बढ़ा और ब्रुसेल्स में वो कम्युनिस्ट लीग, जो कि दुनिया के मजदूरों के लिए काम करने वाली एक संस्था थी, उस कम्युनिस्ट लीग में ये सम्मिलित हुए, उसमें सक्रिय रूप से काम करने लगे और कम्युनिस्ट लीग ने ही उनको एक काम दिया, कम्युनिस्ट लीग का एक घोषणा पत्र लिखने का। और मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर के ये घोषणा पत्र लिखना प्रारंभ किया और दुनिया का सबसे जो है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रारंभ हुआ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से। यह जो एक पैम्फलेट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो कम्युनिस्टों के लिए, मार्क्सवादियों के लिए एक गीता या बाइबल के समान इसको समझा जा सकता है। ब्रुसेल्स में रहते हुए उन्होंने जो है वो कम्युनिस्ट गतिविधियों में काफी काम किया। फॉरवर्ड जो है वो संभवतः यहाँ ब्रुसेल्स में ही उन्होंने किया था, लेकिन वहां से भी उनको निकलना पड़ा और ब्रुसेल्स की सरकार ने भी ये लगभग 45 में यहाँ आए और 49 में इनको यहाँ से निकलना पड़ा। इसी समय ब्रुसेल्स में रहते हुए इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो लिखा था और अन्य अपनी जो पुस्तकें हैं उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। एंगल्स ये चाहते थे कि मजदूरों की समस्याओं के बारे में यदि मार्क्स को लिखना है तो उनका लेखन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वे स्वयं मजदूरों की वास्तविक दशाओं को नहीं जान ले, और उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो है वो लंदन ही हो सकता था। ब्रुसेल्स की सरकार ने भी जो है वो बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स थी, तो बेल्जियम की सरकार ने भी उनको देश निकाला दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटे से कालखंड में 1843 से लेकर के 1849 तक 3 देशों की सरकारों ने उनको देश निकाला दिया और 45 के बाद से हम कह सकते हैं कि वो स्टेटलेसनेस की स्थिति में रहे, यानी कि वो अपने जीवन के का जो प्रथम चरण है वो जर्मनी के नागरिक रहे और जीवन का जो आखिरी चरण है वो 1845 में जब वो फ्रांस पहुंचते हैं तब से लेकर के 1864 तक, यानी कि लगभग 20 वर्ष का उनका जो जीवन है वो स्टेटलेसनेस या निष्कासित जीवन, देश निकाले की अवस्था में, जिनका कोई देश नहीं है, वो किसी भी देश के नागरिक नहीं है। आप सोचिए, एक दुनिया का महानतम विचारक जो क्रांतिकारी विचारों को जन्म दे रहा है, स्वयं उसके लिए धरती पर उसका अपना कहने के लिए कोई धरती पर स्थान नहीं है। कितना मुश्किल होता है समय के विपरीत धारा में जमकर के काम करना। तो मार्क्स लंदन पहुंचे 1849 में। ब्रिटेन का ये जो लंदन शहर है, ये ऐसा शहर था जहां की सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी और उस समय जो कल कारखानों की दशा थी, वो कल कारखानों की दशा ऐसी थी कि मजदूर जो है वो अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय की जो मशीनें थी वो ऐसी थी। आज की तरह परिष्कृत कल कारखाने उस समय नहीं थे। आज से हम बात कर रहे हैं 200 साल से भी अधिक पुराने समय की। तो 200 साल पहले जब नई नई मशीनें बनी थी वो बहुत धुआं छोड़ती थी, अमानवीय जीवन परिस्थितियां जो थी, वो मजदूरों को कोई आमदनी इतनी कम थी कि वो भरपेट मुश्किल से उनका भोजन जो है वो भी 2 वक्त का नहीं हो सकता था। इन अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए मजदूरों की दशाओं को उन्होंने देखा, साथ ही ब्रिटेन के इतिहास का अध्ययन किया। मानव जाति के इतिहास का अध्ययन करते हुए मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह जो पूंजीवाद की वर्तमान अवस्था है, औद्योगिक जो क्रांति हुई है, इस अवस्था में शोषण जो है अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और दुनिया के जो मजदूर जो अलग थलग है, अपने अपने कल कारखानों में सुबह से रात तक अपनी जिंदगी को धुएं में खत्म कर रहे हैं, वो तब तक अपने जीवन को सुकून से नहीं जी पाएंगे जब तक कि वो स्वयं आगे बढ़कर हिम्मत करके पूंजीपतियों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो जाएंगे। ऐसा एक चिंतन मार्क्स विकसित कर रहे थे और न केवल चिंतन वरन वास्तव में
इन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, यह मार्क्स के अध्ययन का मूल विषय था। तो लंदन में अब उन्होंने स्थायी रूप से 1849 से लेकर के 1800 हम कह सकते हैं कि अपने जीवन पर्यंत 1883 तक का जो लंबा समय है वो मार्क्स ने लंदन में ही एक निष्कासित जो है वो व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह उन्होंने बिताया। और यहाँ पर भी फ्रेडरिक एंगल्स ने उनकी बहुत आर्थिक सहायता करी। वे लिखते थे, मार्क एंगल्स उनको सामग्री प्रदान करते थे और ब्रिटिश म्यूजियम में वो सुबह जल्दी घुसते थे और देर रात तक वो निकलते थे ऐसे में। और यहाँ उनके 7 बच्चे अब तक उनके हो चुके थे मार्क्स के। पारिवारिक जीवन की यहाँ हमें जरूर बात करनी चाहिए कि जो दुनिया का महानतम विचारक है उसको कैसे कैसे कष्ट, आर्थिक और पारिवारिक कष्ट देखने पड़े। 1852 में जाते ही, क्योंकि ऐसी स्थितियां ऐसी थी कि उन्हें परिवार के पास मकान मालिक को किराया देने तक का भी पैसा नहीं था, क्योंकि मार्क्स तो केवल अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो पुस्तक लिखी जर्मन आइडियोलॉजी, उसको छपवाने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं था। ये जो लिखते थे उसको छापने के लिए उनको प्रकाशक नहीं मिलते थे। केवल अध्ययन करना, अर्थोपार्जन कहाँ से हो। एंगल्स थोड़ी उनकी मदद करते थे और किसी तरह परिवार जो है वो चल रहा था। लेकिन परिवार की भौतिक परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। उनकी पत्नी जेनी ये कहती कि बच्चों के खिलौने तक भी खेलने के लिए नहीं रहे। और 1852 में सबसे पहले उनका जो एक बेटा था ग्विदो, उसकी उसकी मृत्यु हुई 1852 में। उसके पश्चात उसके 2 वर्ष बाद ही उनकी एक बेटी, प्यारी बेटी फ्रांसिस्का, 1855 में उसकी मृत्यु हो गई। और थोड़े ही समय बाद परिवार का जो सबसे प्रिय पुत्र था उनका एडगर, 8 वर्ष की अवस्था में एडगर की भी डेथ हो गई। 3 बच्चे एक के बाद एक चले जाना, मार्क्स की खुद की जो शारीरिक स्थितियां हैं, शारीरिक स्वास्थ्य उनका खराब रहने लग गया था। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था और वो कैंसर की मरीज बन चुकी थी। स्थिति ये है कि खाने के लिए पैसे नहीं है। जो चीज, जो जिस विषय पर वो काम कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, और साथ ही साथ न केवल वो काम कर रहे हैं लेकिन मजदूरों को एक करने के लिए संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड में फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ और उस इंटरनेशनल के लिए जो विषय वस्तु तैयार की थी वो मार्क्स ने की थी। इसी तरह से अमेरिका में गुलामी की जो प्रथा थी अब्राहम लिंकन के समय में, वो समाप्त हुई थी। तो उनको धन्यवाद देने के लिए जो पत्र लिखा वो मार्क्स ने लिखा था और अब्राहम लिंकन ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी कि यह एक बहुत ही शानदार पत्र है। तो कहने का अर्थ यह है कि मार्क्स लेखन का काम भी कर रहे थे और व्यावहारिक रूप से भी मजदूरों को एक करने के लिए कार्य कर रहे थे। किंतु पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि कोई आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, उनके जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कत और भरपेट भोजन तक भी, अच्छा भोजन तक भी नहीं मिल पा रहा था। तो उनकी जो अर्जन शक्ति थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जिस व्यवसाय का उन्होंने अपने लिए चयन किया, पत्रकारिता का, वो पत्रकारिता भी ठीक से, बहुत ही शानदार उनके लेख होते थे, किंतु उनको छापने वाले कोई प्रकाशक उनको नहीं मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सिवाय अपने ज्ञानार्जन के मार्क्स कुछ भी अर्जन नहीं कर पाए। अर्थोपार्जन के क्षेत्र में उनका व्यवसाय असफल ही रहा। अपनी जो पुस्तकें उन्होंने इस बीच में लिखी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली पुस्तक उन्होंने फ्रांस में रहते हुए लिखी थी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। यानी कि इस पुस्तक में वो कहते हैं कि दर्शन केवल दर्शन के रूप में यदि है तो उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वो वास्तविक जीवन को बदलने के लिए कोई सहारा न बन सके। दूसरी पुस्तक भी उनकी द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, यह लिखी
और हमने जैसे बताया कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा बेल्जियम ब्रुसेल्स में रहते हुए। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी। द क्रिटिक ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह जो पुस्तक है वो उन्होंने इंग्लैंड में लिखी थी। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। यह 3 खंडों में यह पुस्तक जो है वो बाद में प्रकाशित हुई। दास कैपिटल जो है वो उन्होंने 1859 में लिखनी प्रारंभ की थी। 1859 तक लगभग उन्होंने लिख ली थी, क्योंकि ये लगभग 15 वर्षों से इसी पुस्तक के लिए काम कर रहे थे। दास कैपिटल उनकी एक ऐसी पुस्तक है। द कैपिटल, दास जो आर्टिकल है वो जर्मन भाषा का शब्द है मूलतः, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे द कैपिटल, या हिंदी में इसको कहते हैं पूंजी। तो पूंजी नामक यह जो पुस्तक थी, इस संपूर्ण मार्क्सवाद का जो सार है वो इस पुस्तक में समाहित है। किंतु इसको भी छपने के लिए कोई भी प्रकाशक नहीं मिला। 8 वर्ष तक इंतजार करने के बाद जब ये पहली बार 1867 में प्रकाशित हुई, तब भी इसको पढ़ने वाले, इसको कोई भी जो है वो पाठक नहीं मिले। और तब इनकी माँ ने ये कहा था कि पूंजी पर, कैपिटल पर लिखने की बजाय कितना अच्छा होता कि मार्क्स कैपिटल कमाने पर या पैसा कमाने पर ध्यान देता। द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये 1871 में, और द गोथा प्रोग्राम 1875 में। तो यहाँ जिन पुस्तकों की सूची हम देख पा रहे हैं, ये लिख तो दी थी, लेकिन मार्क्स इनको प्रकाशित नहीं करवा पाए। ये प्राय सभी पुस्तकें जो हैं वो मार्क्स के जीवन, मार्क्स की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई हैं। लिखी गई थी इस समय में, किंतु प्रकाशक मार्क्स की मृत्यु के बाद जब उनकी विचारधारा को धीरे धीरे लोकप्रियता मिली, और बाद में तेजी से जब लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर बढ़ा, मार्क्स के ऊपर जब लोगों ने लिखना और उनको समझना प्रारंभ किया, तब तो प्रकाशकों की कोई कमी ही नहीं थी। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि मार्क्स का जो संपूर्ण जीवन है वो बहुत ही संघर्ष का जीवन रहा। जिस व्यवसाय में वो गए, उस व्यवसाय के कारण उनको एक से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे से तीसरे से चौथे देश में जाना पड़ा, और जो उनकी विषय वस्तु थी, मजदूरों के, मानवता की सेवा के लिए जो कुछ मौलिक विचारों का उत्पादन करना चाहते थे, वो मौलिक विचार स्वयं मार्क्स के जीवन के लिए एक तरह से अभिशाप इस रूप में बन गए थे कि न तो वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, न केवल भरण पोषण, वरन उनको जीवन भी नहीं दे पाए। उनके सामने उनके 8 वर्ष से 3 छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई थी, और स्वयं उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जो कि अपने अंतिम समय में कैंसर की मरीज थी। 1881 में उनकी पत्नी जेनी की डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद में मार्क्स केवल शरीर से ही जीवित थे, और मूलतः वे भी टूट चुके थे। एंगल्स का ये कहना था कि जेनी की डेथ के बाद, जेनी की मृत्यु के बाद, हम कह सकते हैं एक तरह से मार्क्स भी लगभग मर चुके थे, और मार्क्स ने भी इस संसार से विदा ली। मार्क्स ने जो काम अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करने का काम एंगल्स ने किया। कैपिटल के जो अगले 2 खंड हैं, पहला खंड मार्क्स के जीवन में प्रकाशित हुआ 1867 में, किंतु अगले जो 2 खंड है वो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। बाद के खंड भी सारे फ्रेडरिक एंगल्स ने ही अन्य पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित करवाई। इस तरह से दुनिया का जो महानतम विचारक माना जाता है, जिसने जो वर्तमान दर्शन है, जो कि शोषण पर आधारित है, उस दर्शन को पूरी तरह से पलटने के लिए जो एक प्रतिगामी दर्शन प्रदान किया, पूंजीवादी व्यवस्था को समूल नष्ट कैसे किया जाए, यह मार्क्स के लिए एक मूल समस्या थी। और इसके लिए बहुत ही क्रमबद्ध रूप से, वैज्ञानिक रूप से मार्क्स ने अपने दर्शन में पूरा विवेचन किया, और उनकी जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद कहलाई। इसलिए पूंजीवाद जो कि शोषण पर आधारित है, उसको पलटने के लिए मार्क्सवाद को लाया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप शोषण दुनिया से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा,
और मजदूरों की जो दुर्दशा आज है वो नहीं रहेगी। मजदूर भी एक गौरवपूर्ण, एक सम्मान का जीवन जी पाएंगे। यह मार्क्स का एक हमने संक्षिप्त जीवन झांकी देखी। अगले वीडियो से हम मार्क्स के विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।